गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था, ये वो नवाज शरीफ है। ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था, जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। इलेक्शन की रात को शाम को 8 बजे रंगबाज ख्वाजा टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद करें। इन्होंने एक इमरान खान देखा है, ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे ये मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। अब से कोई इनको वीआईपी जेल नहीं मिलेंगे, इनको आम कैदियों की तरह हम रखेंगे इंशाल्लाह। अब आपको मैं मुकाबला करके दिखाऊंगा। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। ऑपोजिशन की दर्जन भर जमातें एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर यक जुबान होकर बोल उठी हैं। हुकूमती और सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ामात अब खुल्लम खुल्ला लग रहे हैं। नवाज शरीफ समेत दीगर ऑपोजिशन कायदीन के एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसों में शरीक हो रही है। तमाम तर हुकूमती और इंतजामी रुकावटों के बावजूद मुस्लिम लीग नून की मेज़बानी में ऑपोजिशन जमातें गुजरावाला स्टेडियम में एक तगड़ा पावर शो करने में कामयाब हुई। ठीक 2 दिन बाद कराची में हुकूमती और इंतजामी सपोर्ट के साथ उससे भी बड़े जलसे का इनेकाद हुआ। दोनों जलसों में खुल्लम खुल्ला एंटी एस्टैब्लिशमेंट तकरीरों और ऐलान जंग ने पहले से खराब मुल्की हालात को मजीद पेचीदा बना दिया है। हुकूमत ऑपोजिशन बिलखसूस नवाज शरीफ के अस्करी कायदीन पर संगीन इल्जामात पर सीखता नजर आ रही है। ऑपोजिशन पर भारत नवाज बयानिए के जवाबी इल्जाम लग रहे हैं। गुस्से से भरे वजीर आजम ऐलान कर रहे हैं कि ऑपोजिशन अब एक नया इमरान खान देखेगी। वो ऑपोजिशन के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए ऐलान कर रहे थे कि आइंदा किसी गिरफ्तार ऑपोजिशन रहनुमाओं के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होने देंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कभी नानी, कभी बच्ची और कभी छोटे जैसे अल्फाज का बेदरेक इस्तेमाल हो रहा है। जहां एक तरफ वजीर आजम मरियम को नानी और बिलावल को बच्चा कहकर मुखातिब कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वजीर आजम को यह कहकर चढ़ाया जा रहा है कि बड़ों की लड़ाई में बच्चे नहीं आते। जी हां, वो ही पुरानी बड़ों की लड़ाई और हमारे हुक्मरान बच्चे। माजी की एक और आज की लड़ाई में फर्क बस सिर्फ इतना है कि पहले ये इख्तिदार की जंग वजीर आजम और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान होती आई है, मगर इस बार ये लड़ाई ऑपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान है। एतराफ से ऐलान जंग के साथ ही गलतियों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो रहा है। कैप्टन रिटायर सफदर को मज़ार कायद के इहाते में वोट को इज्जत दो और मादर मिल्लत जिंदाबाद के नारों के बाद ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया जाता है। कराची के प्राइवेट होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर कैप्टन रिटायर सफदर को मरियम नवाज के सामने गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी की सबसे काबिल जिक्र बात सिंध हुकूमत की जानिब से कैप्टन रिटायर सफदर की गिरफ्तारी से ऐलान ला ताल्लुकी थी। सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ के बाद इस गिरफ्तारी के ताने बाने सिंध रेंजर्स और विफाकी इदारों से जोड़े गए। आईजी सिंध को बाकायदा अगवा करके अरेस्ट वारंट पर दस्तखत लेने का संगीन इल्ज़ाम तक आयद किया गया। कैप्टन रिटायर सफदर की सिर्फ 11 घंटों की गिरफ्तारी को ऑपोजिशन जमातें ओन गोल का नाम देकर इसे ऑपोजिशन इत्तेहाद तोड़ने की एक बेतुकी चाल करार दे रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। सीधी बात बीनर सलीम के साथ एक हैपनिंग वीकेंड के बाद मैं इस शो में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। साथ ही साथ अपने गेस्ट को भी खुशामदीद कहूँगी। अज़मा बुखारी साहिबा मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, PMLN से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुझे ज्वाइन किए हुए हैं जी आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिटिंग MNA हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी डेफिनेटली हम एक सेन वॉइस लेंगे। वैसे तो शैला रज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन करना है, लेकिन लेट्स सी कि वेयर शी इज़। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ऑब्वियसली इन तीनों मेहमानों से जो है हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। एक वक्फे के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी। बाकायदा तौर पर आप लोग को शो में खुशामदीद कहते हैं और शो का आगाज़ करते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा है मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम पे आफ्ताब जहांगीर साहब। आफ्ताब जहांगीर साहब, बड़ा बेसिक सवाल आपके सामने रखूंगी, वेरी क्विकली, वक्त कम होता है, ज़रा जल्दी जल्दी एक रैपिड फायर कर लेते हैं। कैसे लगे आपको दोनों जलसे, पहले गुजरावाला का और उसके बाद कराची का? आपको लगा कि लोग आए हैं और ऑपोजिशन ने एक अच्छा शो सेटअप कर लिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बेनिश कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। और देखिए, बात यह है कि गुजरांवाला हो या कराची हो, यकीनन लोग आए थे, शो भी अच्छा था और होना भी चाहिए था, क्योंकि 11 जमातों के बाद भी अगर ये शो ना हो तो फिर फ़ायदा क्या हुआ अपोजिशन का। और अपोजिशन का बिल्कुल हक़ है, उन्हें अपोजिशन करनी चाहिए, उन्हें जलसे करने चाहिए, जुलूस निकालने चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखना ये है कि आपने कल बिनिश आपने गुजरांवाला भी कवर किया होगा और कराची भी कवर किया होगा कल, तो अंदाज़न कितने लोग होंगे बेनिश? सर मैं तो गिन नहीं सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग थे। गुजरांवाला में जितने लोग थे उससे डबल सर कराची में थे। फिर भी अच्छा, आपको पता है कि कराची मैं कराची का रहने वाला हूँ और मैं 1977 से मैं लोकल सियासत का हिस्सेदार हूँ। मैंने उस तहरीक को भी देखा जब हमने 9 सितारे बनाए थे, मैं उस 9 सितारों का भी हिस्सा था और मैंने उस वक्त भी देखा, और आज के जलसे में 11 सितारों वाला जलसा भी मैंने देखा है। आपको मैं बताऊं कि ये जो जिना पार्क है, जो इस ग्राउंड किया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा तीर मारेंगे। 8-10 हज़ार तो कुर्सियाँ लगाई गई थी और उसको 4 गुना भी कर दें तो 40 से 50 हज़ार लोग होंगे। ये मेरा अपना एक आइडिया है, और आप इससे हो सकता है कहेंगे कि 40 से 50 लाख लोग होंगे। आफ्ताब भाई जितने भी लोग हों, आपने ये मान लिया। अच्छा सुन ले बेनिश सुन ले, सुन तो ले, मैंने माना नहीं है ना, अभी मानूंगा से ना बेनिश। बात ये है कि 40 से 50 हज़ार लोग अगर 11 जमातें लेकर आती हैं तो एवरेज बनती है तकरीबन 4,000 लोग पर जमात। अब इसको आप जो भी मर्जी नाम दे दें। ठीक है, चलें, अब बात आपकी मुकम्मल हो गई ना। अब मैंने असल में आपसे इसलिए शो का पूछा कि कैसा लगा आपको ऑपोजिशन का शो, कि कैसे आप इसको रेट कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन है वो जो है वो एंटी पाकिस्तान बयानियाँ दे रही है। वो ये कह रहे हैं कि जो नवाज़ है वो भारत नवाज़ बयानियाँ दे रहे हैं, वो उनका बयानिया जो है वो भारत वाला बयानिया है, ये पाकिस्तान का बयानिया नहीं है। अगर लोग आ रहे हैं 10 लोग, 10,000 लोग, 10 लाख लोग, वट मुझे नंबर नहीं पता, तो आप क्या ये मानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम एंटी पाकिस्तान या भारत नवाज चीज़ें सुनने के लिए इन जलसों में जाती है? क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो भी इस ऑपोजिशन के साथ मिल गई है उनके इस वाले नैरेटिव पे? नहीं बेनिश, आप बिल्कुल इसको गलत सिमत में लेके जा रही हैं। बात ये है कि ये जो पार्टी की वफादार लोग होते हैं, जो पार्टी के साथ लोग होते हैं, वो अपने कायदीन के लिए आते हैं और वो कतई नज़र इससे, लेकिन जब वक्त आता है तब पता चलता है कि वो कहाँ पर खड़े हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं बेनिश, कल का जो जलसा था वो जलसा क्या था कि वो हर 13 साल से इस तारीख को पीपल्स पार्टी अपने शोधा का दिन मनाते हैं। कल आपने देखा कि वो जलसा एकदम तब्दील हो गया, शोधा के दिन से वो एक डिफरेंट उस पर चला गया, और जाने के बाद उसके अंदर जो रंग और रूप था वो आपने देखा है। अच्छा, अब उसमें लोगों को नहीं पता होता कि वो जब कि हमारे कायदीन क्या खिताब करेंगे और क्या नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने कायदीन को सुनने आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आए। अब उसके बाद जो है इसका जो बेस्ट जो है ना एनालिस्ट करने का वक्त होता है, वो होता है इलेक्शन के दौरान, जब लोग उनको वोट देकर मुंतखब करते हैं या नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका बेस्ट वक्त आएगा जब इंतखाबात होंगे, तो लोग इनके बयानिए के साथ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे, तो ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, चलें जी। अज़मा बुखारी साहिबा, बड़ों की लड़ाई में बच्चे नहीं आते, दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल सेंटेंस, लेकिन बड़ों की लड़ाई की अगर हम बात करें तो बड़ों की लड़ाई में अज़मा साहिबा ये छोटी मोटे नुकसान तो हो ही जाते हैं। मतलब आज अरेस्ट हो गया कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब का, व्हाट्स द बिग डील? इतना ह्यू एंड क्राई, इतनी अफरा तफरी, ऐसी छोटी मोटी बातें तो फिर हो ही जाती है ना। जब आपका बयानिया, आपका नैरेटिव इतना बड़ा हो तो आई एम श्योर कि आप लोग भी प्रिपेयर्ड ही होंगे कि जी कुछ छोटे मोटे नुकसान तो होंगे इस पूरी तहरीक, इस पूरी लड़ाई में, नहीं? बहुत शुक्रिया बिनेश, मुझे नहीं समझ में आया कि आपने ह्यू एंड क्राई कहाँ देख लिया हमारा, या हमने कहा ह्यू एंड क्राई किया। हम तो एंजॉय कर रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं ये रोज उसके ऊपर मोहर लगाते हैं। हम कह रहे हैं मुदाखलत होती है,
ये ऐसी हरकतें करते हैं कि वो उसको साबित करते हैं। अब आईजी सिंध का अगवा होना कोई छोटी बात तो नहीं है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और उसके बाद ये कहा जाना कि ये इनकी आपस की जो है वो लड़ाई डालने की कोशिश करना, वो एक अजीब लिफाफा कुटरियों टाइप हरकतों वाली हुकूमत उस पे उतर आई है। तो उस पे इनके ऊपर तो हँसा जा सकता है और मातम किया जा सकता है। इसके ऊपर परेशान और ह्यूमन क्राई ना आपने कहीं देखा है ना आप कहीं देखेंगे। हम तो तैयार हैं। अगर हमने गद्दारी के बगावत के पर्चे देख लिए ना। अच्छा तो ये अजमल तो साहब, जुबैर साहब जरा थोड़े से पैनिक में लगे, बौखलाए हुए लगे। सुबह जब उन्होंने गुफ्तगू की, थाने में जाने भी नहीं दिया जा रहा था, फिर कोर्ट रूम वगैरह का जो पूरा एपिसोड है, इस बेस के ऊपर मैंने कहा। लेकिन आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। देखिए ऐसा नहीं, ऐसा कतई नहीं है। ये यकीनन है कि जज्बात कारकुनों के यकीनन उसके अंदर एक इश्तियाल था जिसको हमें कंट्रोल करने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ी, और वो जो दोस्त भी है। मुझे हैरत यह है कि जिन्होंने खाना काबा और मस्जिद नबी नहीं छोड़ी, वहां पर जो है वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और इमरान खान और उसको वजीर आजम बनाने के जहां पर नारे लगे, ये उससे बड़ी भी कोई तकद्दुस की जगह हो सकती है। ये वहां सियासत फरमा चुके हैं। फिर खुद मज़ार कायद के ऊपर फुटेजेस मौजूद है, 2011 से लेकर ऑनवर्ड को 8-10 इवेंट्स बनते हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब और उनकी पूरी पार्टी समेत उसमें आफ्ताब जंगीर साहब भी यकीनन होंगे। वो ये सब ये हुल्लड़बाजियां वहां पर हमने क्या नवाज शरीफ के बारे में नारा लगाया? नो। वहां पर नारा लगा वोट को इज्जत दो, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बयानिया था। वहां पर मादरे मिल्लत को खराज तहसीन पेश किया गया, जो हमारी मादरे मिल्लत है। मुझे ये बताइए इसमें सियासत कहाँ हुई? इसमें इस बात को इतना इशू, और अब तो आपको पता चला है कि नहीं, हलीम आदिल शेख जो बदनामे जमाना कब्जा ग्रुप है कराची के, उनका भांजा है जी वो, जो खुद भी इश्तिहारी है, मुल्जिम है, और वो जो है वो इस मुद्दई है इस FIR का। तो अल्लाह की शान है कि मतलब ये अब हमें कानून आइन और वो सिखाएंगे इखलाकियात, जिनको इखलाकियात और कानून आइन छू के भी नहीं गुजरा हुआ। वो वजीर आजम खड़ा होता है, वो एक गली के गुंडे की तरह पता नहीं क्या गुफ्तगू करवाते हैं। मैं तो उन्हें देख देख के हैरत होती है और दुख होता है कि पाकिस्तान किन हाथों में चला गया, और पाकिस्तान का क्या कसूर था कि हमें आगे ले जाने की बजाय इन जैसों के हाथ जो है सुपुर्द कर दिया गया। ठीक है, आफ्ताब जहांगीर साहब, इस पे आप कमेंट करेंगे? आज जो पूरा एपिसोड हुआ कैप्टन रजाई सफदर साहब का हुकूमत के, इसके ऊपर क्या टेक है? क्योंकि सुबह तक तो बयानात किसी और तरह आए थे, आप पूरा का पूरा ब्लेम जो है वो सिंध गवर्नमेंट पे डाल रहे थे। आप ये कहते हुए सुनाई दिए गए, शहजाद अकबर साहब ये फरमा रहे थे कि भाई ये तो बिलावल साहब से पूछना चाहिए। जी सर सवाल करने के तो मोहलत दिया करें आप तो। चलें, अच्छी बात है, आपकी अंडरस्टैंडिंग तेज है। चले, जवाब दे दीजिए सर। नहीं वो आप, अच्छा बेनिश, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि जी IG को अगवा किया गया। ठीक है, अगवा किसने किया उस पर मुकदमा बना दें, इनको पता है तो। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये कि जब अदालत में गए तो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर जनरल ने क्या कहा? वो तो सिंध का प्रोसिक्यूटर जनरल था, उसने तो मुखालफत की, जमानत की। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाह रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। IG इनका सबसे पसंदीदा IG है। मेयर साहब को लाने के लिए इन्होंने जितनी तगोदो की है, इस पर भी बेनिश आपने यकीनन प्रोग्राम किए होंगे उस वक्त, कि उसको लाने के लिए, और हमारी मुखालफत के बावजूद इनको लाया गया है। तो क्या वो इतना कमज़ोर था, या कौन से इदारे थे जिन्होंने उसको अगवा करके और FIR कटवाई? और फिर उसके बाद कौन से लोग थे जिन्होंने अदालत के अंदर जाकर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से कहलवाया गया कि जी आप इनकी मुखालफत करें, इसकी ज़मानत की। अच्छा, दूसरी बात, मुझे देखें, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि कुछ चीज़ें हमें, कुछ काम ऐसे, अगर हमने गलत काम किया तो क्या आपको भी करना ज़रूरी है? अगर आप कहते हैं कि जी हमारे नारे लगे, तो हम कहते हैं कि जी आप आए थे, आपने आए, आप कायदे आज़म के मज़ार पे जाते, फातिया पढ़ते, जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक। अच्छा, आपने वहाँ पर मादरे मिल्लत के भी नारे लगवा दिए, कायदे आज़म के तो लगे नहीं नारे। वोट को इज्जत देने की बात की तो वहाँ पे एक पहला वजीर आज़म भी शहीद था, उसके नारे भी लगवा देते। अब ये पता नहीं कि वो मादरे मिल्लत किसको कह रहे थे, वो अपनी अहलिया को कह रहे थे मादरे मिल्लत है, या क्या मादरे मिल्लत साबित करना चाह रहे थे? क्या करना चाह रहे थे? मादरे मिल्लत एक ही, आफ्ताब भाई, तो ये कंफ्यूज सा क्या कह मामला रहे है। हैं आप? एक ही है मादरे मिल्लत, एंड वी वो ऑल तो नो मादरे दैट इज मिल्लत में, अच्छा, और तो मादरे मिल्लत, अच्छा ये तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर मादरे मिल्लत वही थी तो वहाँ पे लियाकत अली खान साहब शहीद भी थे, उनके नारे भी लगवा देते ताकि बैलेंस हो जाता। हमें पता चलता कि उस मज़ार के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं, जितने भी तदफीन हुई है, जो लोग वहाँ मौजूद हैं, उन सब के नारे लगवाए गए हैं। लेकिन एकदम वो वोट की इज्जत देने के बाद
वोट का इज्जत कायदे आजम के नारे लगाए जाते नहीं। और फिर मादरे मिल्लत के लगाए जाते लेकिन- तो बात समझ में भी अच्छा, आती। अच्छा, लेकिन वोट को इज्जत देने के साथ ही मादरे मिल्लत का नारा जो है वो समझ से बाहर है। ठीक है, मैं पीपल्स पार्टी के पास जाने से पहले मैं अज़मा इसका जरा रिस्पॉन्ड दे देती है, देन आई विल गो टू द पीपल्स देखिए, पार्टी। बिल्कुल दुरुस्त कहा है आफ्ताब जहांगीर साहब ने, जिंदगी में पहली दफा इनसे मुत्तफिक हूँ। वाकई मादरे मिल्लत के नारे पे उन्हीं को तकलीफ होती है जो मादरे मिल्लत के खिलाफ रहे हैं, जिन्होंने मादरे मिल्लत से शुरू की थी ये स्टोरी और आज तक चल रही है। सो इनको ये भी नहीं पता कि मादरे मिल्लत जो है उनकी तकरीम क्या है। मैंने सुन लिया ना आपको, आफ्ताब साहब ऐसे ना किया करें। इनकी मादरे मिल्लत की तकरीम क्या है, अब आज इन्होंने मतलब मादरे मिल्लत की भी तस्दीक करने से ये नहीं चूकते। एक तरफ कह रहे हैं आपने नारे ये 2 क्यों लगाए, अब वो कह रहे हैं सारे आपने सबके नारे क्यों नहीं लगाए। और भाई पहले एक दफा कहीं कन्विंस तो हो जाओ, पहले एक दफा कहीं खड़े तो हो जाओ, आप चाहते क्या हो। हम पे इल्जाम ये है कि आपने 2 नारे क्यों लगाए, ये कह रहे हैं आपने बाकी नारे क्यों नहीं लगाए। अगर मादरे मिल्लत को ट्रिब्यूट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो है वो उसके ऊपर नहीं दिया जा सकता तो कहाँ दिया जा सकता है, पहली बात, जहां खुद मादरे मिल्लत भी मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि वोट को इज्जत दो जो है, इसका रोना अगर हम बानिए जो पाकिस्तान है उनकी कब्र पे जाके ना रोए कि 72 साल बाद बानिए पाकिस्तान हम आज भी वोट को इज्जत दिलाने के लिए रो रहे हैं। हमें आज भी पता नहीं चल रहा कि आपकी एम्बुलेंस में पेट्रोल क्यों नहीं था, हमें आज भी समझ नहीं आ रहा कि मादरे मिल्लत को गद्दार क्यों कहा गया। अब ये रोने हम बाज़ारे कायद पे ना रोए तो क्या बनी गाला में जाके रोए, कहाँ रोए बता दें। जी आफ्ताब जहांगीर साहब रिस्पॉन्ड करें, मुझे ब्रेक पर जाना है। अच्छा मैं कहाँ जाके रोए, वोट को इज्जत दो नारे में, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा सुन। अच्छा बेनिश बाखुदा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब छोटा सा था, 7 साल का या 8 साल का होऊंगा, या उससे मुझे मेरे वालिद ने जो मेरे सीने पे पहला बैज लगाया था ना, बैज वो था लाइटन का। तो मेरे उस वक्त समझ में नहीं आई थी कि ये लाइटन क्यों है। बाद में पता चला कि ये लाइटन जो है ये निशान था मादरे मिल्लत का। अच्छा, उसके बाद ये है कि मैं उनकी तदफीन में भी शरीक हुआ। मुझे ये भी पता है कि वो कैसे उनकी सुबह जब उनकी डेड बॉडी कैसे नहीं रिकवर, पता चला कि वो डेड हो गई उनकी। ये सारी चीज़ें मुझे इनमें, मैं छोटा था लेकिन मुझे याद है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने वहाँ पर अगर शहीद मिल्लत जो थे वो भी तो वहाँ पे लियाकत अली खान साहब थे, अगर इतने उनको मादरे मिल्लत का याद आया तो उस वक्त उनको भी याद कर। अरे आफ्ताब भाई, नारा मादरे मिल्लत का लगे, वोट को इज्जत दो का लगे। अच्छा नारा लगाना, अच्छा बात सुने ना बेनिश अच्छा नारा तो बाहर लग सकता था ना, उसी बाग जिना में तो जलसा कर रहे थे, वहां पे जितने मर्जी नारे लगाते, स्टेज से नारे लगाए जाते। और फिर उसके बाद वो जो गले के अंदर लाइटन डाल के घुमाया जाता था है मादरे मिल्लत के इलेक्शन के वक्त है, वो लोग कहाँ पे खड़े आज, वो किसके साथ खड़े हैं, वो कहाँ पे कौन से स्टेज पे खड़े हैं। तैमूर तारपुर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आईटी मिनिस्टर हैं। जिस जानवर के गले में वो लाइटन का निशान डाला गया था। विनेश एक मिनट, जनरल अयूब का पूरा खानदान आपकी कैबिनेट में बैठा है, उसका पोता आपके साथ बैठा है, जाके पूछ लीजिए, जाइए पूछिए। ऑल राइट, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जानेंगे। इस आज के पूरे एपिसोड के ऊपर बने रहिएगा। सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, अज़मा बुखारी साहब एंड द आईटी मिनिस्टर फ्रॉम द सिंध तैमूर तारपुर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको डिस्कशन के अंदर खुशामदीद कहूँगी। बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट, एक चीज़ की तारीफ़ बनती है इस आज के दिन को अगर मैं सम अप करूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, वो ये कि आप पाकिस्तान की तारीख़ ये बताती है कि जब इस तरह के एडवेंचर्स हो जाते हैं तो नॉर्मली हुकूमतें ओन कर लेती हैं कि अच्छा चलें जी हमने कर लिया, लेकिन आपने आज के इस एडवेंचर को ओन नहीं किया, इसके लिए आप दाद के मुस्तहिक है, अच्छी बात है। लेकिन बेसिक चीज़ तो वहीं पर कायम है तैमूर कि अगर ये थ्योरी जो कि खबर आ रही है कि भाई ये जो आईजी हैं उनको रात को 3-4 बजे उठा लिया गया, किसी सेक्टर कमांडर के ऑफिस ले जाया गया और ज़बरदस्ती एक अरेस्ट वारंट इशू कराए गए, तो कहीं ना कहीं आईजी की तो सुनवाई होनी चाहिए ना। अगर आईजी अपनी कंप्लेन कहीं पे दर्ज कराना चाहता है, वो कहाँ जाके दर्ज कराएगा? व्हाट अबाउट दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए जी, पहली बात मैं शुरुआत यही से करूँगा कि हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हमारी हुकूमत में इस किस्म की हाई हैंडेडनेस हो, और वो भी 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर की बेटी और सन इन लॉ के साथ। तो हम दिली तौर पे बहुत दुखी भी हैं और शर्मिंदा भी हैं। सेकेंडली बात जो आपने की, बिल्कुल
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने डायरेक्शंस दे दिए हैं चीफ मिनिस्टर सिंध को, एंड ही इज गोइंग टू कंडक्ट कंक्लूसिव इंक्वायरी अबाउट हाउ दिस हैपेंड, कितना प्रेशर था, क्यों प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, वाकई कोई आईजी साहब अगर किडनैप हुआ तो फिर तो मेरे ख्याल से आईजी साहब को भी एफआईआर करनी चाहिए ताकि हर चीज क्लियर हो। देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन गवर्नेंस। अगर कोई चीज नहीं हुई और एक झूठी एफआईआर काटी गई है तो जिस अफसर ने वो काटी है ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड एक्शन शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दैट ऑफिसर नो मैटर हु ही इज और व्हाई। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें क्लियर है और कुछ चीजें हैं हमारी इंक्वायरी के बाद ज्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि ये चीजें बहुत मुश्किल है बर्दाश्त करना, और खास तौर पे एक शो पे बात करना कि एक आईजी के साथ किस तरह से हुआ था, किस तरह से उसकी प्रेशराइज करा के एफआईआर कटाई गई। पहले कहा गया कि सिर्फ एफआईआर की परमिशन दे दो और उसके बाद कहा गया अरेस्ट भी आपको ही करना है। दीज आर थिंग्स दैट जिसकी वजह से पीडीएम आज एग्जिस्टेंस में है। यही वो वजूहात हैं जो हमें मजबूर कर रही हैं कि सारी सियासी जमायतें पूरे मुल्क की, नॉट सेलेक्टेड बट इलेक्टेड जमायतें सारी एक साथ एक पेज पे आ गई हैं और इन सब चीजों को चेंज करना चाहते हैं। देयर इज अ लॉट दैट हैज टू बी डन। बहुत सी चीजें हमें सुधारनी है। अल्लाह हमें कामयाबी दे। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा, वापस आऊंगे आपके पास। आफ्ताब जहांगीर साहब, एक तरफ तो ये पूरा एडवेंचर हुआ जो सारा दिन, लेकिन इससे एक दिन पहले जो इमरान खान साहब ने जो तकरीर की, आई एम श्योर आपने अपने चेयरमैन साहब की, हमारे वजीर आजम साहब की तकरीर सुनी होगी, आप कहाँ मिस करते होंगे अपने चेयरमैन की कोई भी गुफ्तगू। भाई वो तो इतने गुस्से में थे, धमकियां दे रहे थे, हाथ मुंह पे फेर फेर के कह रहे थे कि नवाज शरीफ को वापस आने दे, अब मैं देखता हूँ वो कैसे वीआईपी जेल में जाते हैं। वो गुस्से हो रहे थे, इतने गुस्से हो रहे थे, वो कहते हैं अब एक मैं नया वजीर आजम बन गया हूँ, इस ऑपोजिशन ने मुझे एक नया वजीर आजम बना दिया और कह रहे थे कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर्स किसी के जारी नहीं करूंगा। इतना गुस्सा, इतना पैनिक क्यों? अच्छा देखिए बिनिश, पहली बात तो ये कि अगर आप मुझसे फिर पूछेंगी तो मैं कहूँगा, मैं क्योंकि सच बोलने का आदी हूँ तो मैं कहूँगा कि मैंने तकरीर नहीं सुनी प्राइम मिनिस्टर साहब की, क्योंकि मैं अपने हल्के के अंदर था, मैं अपनी मसरूफियत में था, मैंने तकरीर नहीं सुनी। खबर मिल गई होगी ना, टिकट्स तो आ गए होंगे कि ये बोला है खान साहब ने। अच्छा सुन तो, अच्छा बेनिश अल्ताफ हुसैन ने क्या बोला था? अल्ताफ हुसैन ने ऐसी क्या बात की थी कि जिसके ऊपर उसके ऊपर बैंड लगा दिया गया? उसने भी तो इदारों के ख़िलाफ़ बात की थी, उसने भी तो यही सारे कुछ किया था जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने नवाज शरीफ साहब के बारे में कही है कि नवाज शरीफ ने वहाँ से जो इदारों के बारे में बात की है, जो वो बयानिया उनका है, उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि अब ये जब आएंगे तो आएंगे नहीं, पहली बात तो वो आएंगे नहीं, लेकिन अगर आएंगे तो फिर उन्हें उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे कि दूसरे मुजरिमों को किया जाता है। एक बात। अच्छा दूसरी बात ये कि आपने कहा प्रोटेक्शन आर्डर जो है आईनी तौर पर एक स्पीकर की सवाबदीद है, अगर वो नहीं दे, क्योंकि ये आने के बाद जब ये आते हैं इजलास के अंदर, वजीर आजम की सवाबदीद है कि स्पीकर की सवाबदीद है आफ्ताब भाई? अच्छा देखिए हुकूमत वैसे तो सवाबदीद जो है वो स्पीकर की है, लेकिन क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है, तो मैं ये समझता हूँ कि आने के बाद अगर उन्होंने तो अपना ही मुकदमा लड़ना है, जो बाहर भी लड़ रहे हैं, स्पीकर चीफ एग्जीक्यूटिव के मातहत है। अच्छा देखें, स्पीकर जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये कि अगर पार्टी की कुछ पॉलिसीज़ भी होती हैं, ये इसमें मतलब अगर मैं मुझे उज़्मा की हंसी पर जो है ना वो बड़ी हैरानगी होती है कि जब वो बातें करती हैं, जो चीज़ें उनकी सामने आती हैं तो वो सही हो जाती हैं। मैं एक सच बात कर रहा हूँ, जो बात सही है वो कर रहा हूँ, उसमें आपको ये कहना, आप ये मुझे समझ रहे होंगे कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ कि सवाबदीद तो स्पीकर की है कि वो प्रोटेक्शन आर्डर देता या नहीं देता, लेकिन उसके लिए भी बाकायदा बैठा जाता है, उसके साथ भी बातचीत की जाती है। और अगर प्रोटेक्शन आर्डर वो नहीं देगा, और क्योंकि देना भी नहीं चाहिए, मैं भी कहता हूँ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी तक की हिस्ट्री ये बताती है कि ये आने के बाद सवाए अपनी जाति उम्रा के, सवाए अपनी ज़ात के, कोई इन्होंने मुल्की मफाद के लिए कोई गुफ्तगू नहीं की। इसका तो मैं खुद वो चश्मदीद गवाह मौजूद हूँ, जो मैं असेंबली के अंदर बैठ के देख रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है अब जो भी आए उसके साथ वही रवैया अख्तियार करना चाहिए कि जो आम मुजरमों के साथ। लेकिन इन सब में सबसे अच्छा खिलाड़ी पता है कौन रहा बिनिश? वो है बाप बेटा दूसरे, जिन्होंने अपने आप को इस सारे उससे अलग करके कहा कि मुझे अंदर बिठाओ, हमें अंदर ले जाओ, ताकि वो हमें अंदर रखो, ताकि
नाम, अब वो बाप बेटा है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज। उन्हीं वो बाप कहते हैं बेटे ने हमें अंदर रखो अपैरेंटली ताकि सर सारे सहूलतकारी जन के से अंदर मना कर ये जो दिया, कुछ हो रहा है। इसीलिए अंदर हैं। सर वो नहीं बिनेश, आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये अच्छा, मुझे नहीं पता, सही बात है, मुझे नहीं पता। अच्छा, आप ये मानते हैं ना अज़मा को पता है? अज़मा के पास चले जाओ जवाब लेने के लिए। आपको बता जी अच्छा, अज़मा तो यही कहेगी ना कि जो वो कहेगी वो वही अपनी पार्टी। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्यों गए। आपको पता है कि इनका बयानिया क्या है। शहबाज शरीफ चाहता है कि इदारों के साथ मिलके चलें, है, लेकिन वो जो लड़ाई और झगड़े की उसमें नहीं जाना चाहता, इसलिए उसने अपने आप को अंदर किया है, ताकि वो अब जब वापस आएगा तो वो एनआरओ उसको मिलब की कोशिश भी करेगा या जो भी करेगा, लेकिन नवाज शरीफ को एनआरओ नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ को एनआरओ नहीं मिलेगा। ये आफ्ताब जहांगीर साहब का अज़मा एक तो वैलिड पॉइंट है, एक वैलिड पॉइंट है इनकी थ्योरी में जो शहबाज शरीफ साहब से रिलेटेड है। जी आफ्ताब भाई, एक सवाल कि उज़मा, आपने नून लीग कब ज्वाइन किया? आपने अपनी ईमानदारी से बताइएगा, आपने नून लीग कब ज्वाइन की? उज़मा, मैं जवाब दे दूं आप? जी अज़मा बोलिए। मैंने नून लीग जो है कब ज्वाइन वो की? उस्मान बुज़दार और आपके बहुत सौ से पहले ज्वाइन की थी। मुझे नून लीग ज्वाइन किए हुए 7.5 साल हो गए भाई। आप जरा मेरे काम से बाहर निकल आए। एक तो आप खुद कंफ्यूज हैं, ना आपको कानून का पता है, ना अच्छा, आपको सुन ले किसी बात का पता होता है। नहीं कंफ्यूज नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अब मुझे बोलना है, बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने आपको। अब मेरी बारी है। अब जरा अब आप जी अज़मा बोलिए। अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि मैंने आपसे ये पूछ लिया कि आप 7 साल पहले का बयान आपका क्या था? अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि आपने नून लीग कब ज्वाइन की? अच्छा आफ्ताब भाई प्लीज सुन लीजिए, मैं आपको जवाब लेके देती हूँ। आफ्ताब भाई सुन लीजिए। अपने हल्के में जी अज़मा, नहीं है मुझे जो टीवी पे बैठ के बड़ी अखलाकियात सिखाने बैठे हैं। और भाई अपने हल्के में जाओ, जहाँ धक्के पड़ते हैं तुम लोगों को वहां जाओ। आ जाए आपको तैमूर को देता हूँ, फिर इसको देता हूँ कि आए मेरे साथ मेरे हल्के में चले। मैं आपको बताऊंगा मैं अपने हल्के में कितना होता हूँ। साइकोलॉजिकल उसका ये अंदाजा लगाइए कि उन्होंने कल तीनों जो इदारे जो आजाद और बाख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जिनमें एक पहले आती है असेंबली का स्पीकर, दूसरा आता है बकौल इनके चेयरमैन नैब, वो आजाद इदारा है, और तीसरी है अदलिया, तीनों को डिक्टेशन दी। अपनी उस तकरीर के अंदर तीनों को डिक्टेशन दी और तीनों को कहा मैं ये चाहता हूं ये करो, मैं ये चाहता हूं ये करो। अब उसके बाद भी आप हमें बताएं कि ये जो इदारे जो है इनको बड़ा आजाद और इन्होंने बाख्तियार रखा हुआ है और इनकी मर्जी जो है वो नैब न्याजी गठजोड़ की नहीं चलती है, तो ये तो खैर ये अपने उस पर रखे। दूसरी बात ये है कि मजे की बात यह है कि इनको हर चीज का पता है, सिर्फ ये नहीं पता कि आम आदमी बद्दुआएं दे रहा है इनको ये नहीं पता हमारी पार्टी का दर्द इनको बहुत ज्यादा है। अपनी पार्टी में देखते नहीं, जो इनके पार्टी के अपने एमएलए अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। 4 एमएलए राजा रियाज, नजीब हारून, उसके बाद नूर आलम खान, ये सनाउल्लाह मस्ती खेल, मतलब लंबी लाइन है। वो जो है वो खुद अपनी पार्टी के खिलाफ डिस्ट्रेस शो कर रहे हैं। आपके इत्तेहादी जो है वो खुद कहते हैं कि आपका गठजोड़ है और ये आए हैं हमें सिखाने के लिए। ये इससे जो होता है ना, नया पाकिस्तान तो नहीं बन सका, लेकिन नवाज शरीफ की एक तकरीर ने नया इमरान खान बना दिया। ये बड़ी मजेदार बात है। तो ये जो कर सकते हैं कर ले। हम यही मैदान के अंदर मौजूद है, हम दीवारें फैलान के भागेंगे नहीं इमरान खान की तरह। हम यही बैठे हैं, मेरे पे 8 FIR है, हिम्मत है नहीं फिर पार्टी अच्छा आफ्ताब भाई प्लीज मुझे एक सवाल करने दें। आफ्ताब भाई मैं आप ही के सवाल का जवाब लूंगी। आफ्ताब भाई प्लीज लेट मी इंटरव्यू प्लीज। अज़मा आफ्ताब भाई का एक पॉइंट तो वैलिड है कि कहीं ना कहीं एक सस्पेंस, एक सस्पिशियसनेस थोड़ी सी हो जाती है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो दरखास्त थी वो खुद ही वापस ले ली थी। तो जब वो ये फंडा देते हैं ना कि भाई वो अपनी मर्जी से अरेस्ट हुए थे, तो बिकॉज उन्होंने अपनी दरखास्त खुद ही वापस ली, तो कहीं ना कहीं तो ये बात होगी। जाहिलों की तरह बात ना करो, आप अच्छी खासी रीजनेबल खातून हो। 99.9% केसेस में हाई कोर्ट के अंदर, मैं खुद वकील हूँ, ये प्रैक्टिस है कि जब आपको लगे कि हाई कोर्ट आपके खिलाफ फैसला देने जा रही है, पिटीशन वापस ले ली जाती है ताकि कुछ अरसे बाद दोबारा हाई कोर्ट के अंदर अप्लाई किया जा सके। अगर हाई कोर्ट हमारी एप्लीकेशन डिसमिस कर देती तो सिवाय सुप्रीम कोर्ट के हमारे पास कोई और रास्ता नहीं रहता था। सो हमने एक ऑप्शन को दोबारा अवेल रखने के लिए वो ऑप्शन इस्तेमाल किया जो 99.9% केसेस में होता है। लेकिन क्या पता है इनको ये नहीं पता
कि आटा चीनी हमारा खा के नहीं तो आपको क्यों पता आप चल गया ना गई, वो अपनी तसल्ली हो गई अब। पिटीशन खारिज कर देंगे, वो आपके खिलाफ फैसला क्यों देंगे, आपकी पिटीशन आपको कैसे पता चल गया? आप अदालतों को भी माइल कर रही, आप अदालतों पर भी वो कर रही है, 22 बना रही है अदालतों को, आपको कैसे पता चला कि अदालत ये फैसला करने वाली है? तो सिर्फ छोड़ने वाली बात है, ये सारे वकील करते हैं, आपको पता ही नहीं तो मेरा कसूर है। अब मैं भी भैंस के आगे बीन नहीं वो तो बजा सुप्रीम कोर्ट चली जाती ना। ये मेरी हमारी मर्जी है। अच्छा, चले ना बजाएं। ये हमारी मर्जी है, आपसे चलिए। की जरूरत नहीं हमें। अच्छा तो अब यही तो हम कह रहे हैं, मर्जी के यही पास तो जाना बिल के है। अंदर जाना था आपको, ताकि आप इस सारे सिनेरियो से अपने आप को अलग कर सकें। आपको यही तो करना था कि आपको शहबाज शरीफ को अपने आप को सारे सिनेरियो से अलग करना था। देखो हेलीकॉप्टर देखो, जाओ उसको देखो जाके, हमारी फिक्र ना करो, हमारी फिक्र करने के लिए वो वो तैमूर आपके तालपुर भी इख्तियार है, जो मर्जी बोले, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब ने गुजरावाला जलसे के बाद अब तो रिएक्शन आपको दिया नहीं बोल रही, ऑपोजिशन का, बच्चा कहकर कहा अब कि आप भाई नहीं ये बोल बच्चे पाएंगे। हैं बहुत और लिहाज बस किया तमाम मैंने सारी बातें, प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली आपके भी लोग हैं, उनको भी प्रोटेक्शन लिहाज ऑर्डर नहीं की मिलेंगे। बिल्कुल। ऑपोजिशन के लिए तो ऑब्वियसली उन्होंने एक नए रूल्स बता दिए इमरान खान साहब ने कि वो ये करने वाले हैं। जी तैमूर मेरे साथ हैं आप? जी जी मैं हूँ, पर जरा कंफ्यूज हूँ चीखम चिल्लाट में थोड़ा सा। जी रिपीट अब कर आपके देंगे पास माइक है, क्वेश्चन, बोलिए। मैं तो क्वेश्चन ही सुना रहा हूँ आपकी, कैन यू प्लीज रिपीट इट? जी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से रिएक्शन दिया गुजरावाला जलसे के बाद का, उसके ऊपर प्लीज आपका टेक चाहिए था। बड़े गुस्से में, और एक नए उन्होंने रूल्स बताए हैं ऑपोजिशन के लिए, नो प्रोटेक्शन ऑर्डर, जेल होगी और वो ऑर्डिनरी जेल होगी। मैं पहले जो है रिक्वेस्ट करूंगा अरबाब साहब से कि जरा मोहतरमा से बात करने का थोड़ा लहजा अच्छा रखेंगे तो जरा अच्छा एक इंप्रेशन आएगा। खान साहब भी बहुत गुस्से में और उनकी सेक्रेटरी भी बहुत गुस्से में, क्योंकि बहुत जज्बाती हुए हैं, तो जरा प्लीज कंट्रोल अभी तो बहन भाई हो आप लोग। तो मैं ये बताऊं, जो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह रहेंगे। मैं आपका भी लिहाज कर रही थी, अपनी कर रही है। अच्छा जी तैमूर कंटिन्यू। आज टॉपिक पे अपने बेसिकली जो पीडीएम का मकसद था ना, जो हमने सोचा था कि हम 90 दिन में या 6 महीने में अचीव करेंगे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले 2 जलसों में कर दिया है। ये पूरी हुकूमत इतनी बुखलाहट का शिकार हो गई है कि आपका प्राइम मिनिस्टर आपे से बाहर निकल गया है। जिस किस्म के कमेंट्स और बात कर रहा है वो किसी प्राइम मिनिस्टर को सूट नहीं करते, किसी भी मुल्क के, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अलावा किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस लहजे में एक्स पीएम की